आपके लिए लेकर के आए हैं पीरियोडिक टेबल का नया लेक्चर। और इस लेक्चर में बेटा हमें क्या करना है, इस लेक्चर में हमें अभ्यास प्रश्न देखने हैं। वो अभ्यास प्रश्न जो कि हमारे एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं, तो हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में हमको देखने को मिलते हैं, क्या क्या पूछा जाता है। क्योंकि थ्योरी तो हम बहुत पढ़ रहे हैं, थ्योरी बहुत सारी थ्योरी हमने पढ़ ली, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि क्वेश्चन आता कैसा है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम करेंगे ये क्वेश्चन। पढ़िए, इस क्वेश्चन को करिए, मैं साइड में आ जाता हूं, करिए। चलिए, ये क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आपने। चलिए इसको हल करते हैं बेटा, ठीक है। चलिए तो आइए, मैं आपके लिए आज लेके आया हूं आयनन ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन ग्रहण लब्धि जिसे आप बोलते हैं, उस पर आधारित प्रश्न। आयनन एंथैल्पी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। मतलब कि हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, कौन सा कथन गलत है, ये हमें बताना है बेटा, ठीक है। चलो तो प्रत्येक उत्तरोत्तर इलेक्ट्रॉन से आयनन एंथैल्पी बढ़ती है। चलिए इसको करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो M+ बना, इससे एक और इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो M+2 बना, इससे एक और इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो M+3 बना। यहाँ पे जो आयनन ऊर्जा है वो आयनन ऊर्जा फर्स्ट है, यहाँ पर जो आयनन ऊर्जा है वो द्वितीय है, यहाँ जो आयनन ऊर्जा है तृतीय। मैंने आपसे बात बोल रखी है, प्रथम आयनन ऊर्जा, ये द्वितीय आयनन ऊर्जा, ये तृतीय आयनन ऊर्जा। मैंने आपको ये बात बोली थी कि प्रथम आयनन ऊर्जा की तुलना में द्वितीय आयनन ऊर्जा ज्यादा होगी, द्वितीय आयनन ऊर्जा की तुलना में तृतीय आयनन ऊर्जा ज्यादा होगी, और तृतीय की तुलना में चतुर्थ, चतुर्थ की तुलना में पंचम। ऐसे आयनन ऊर्जाओं का मान उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है बेटा। तो प्रत्येक उत्तरोत्तर इलेक्ट्रॉन से आयनन ऊर्जा में बढ़ोतरी होती, बिल्कुल सही बात है। जैसे जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन निकलता जाएगा, आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता जाएगा, आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता जाएगा। डेल्टा H1 की तुलना में डेल्टा H2 ज्यादा होगा, डेल्टा H2 की तुलना में डेल्टा H3 और ज्यादा होगा, डेल्टा H3 की तुलना में डेल्टा H4 और ज्यादा होगा, फिर H5 और ज्यादा। तो बिल्कुल सही कथन है, ये सही है बेटा। क्रोड उत्कृष्ट गैस के विन्यास से जब इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है तब आयनन ऊर्जा का मान अत्यधिक होता है। चलिए, जैसे कि मान लो बेटा 2s2 2p6, ये विन्यास होता है नियोन का। नियोन के इस विन्यास को हम बोलते हैं बेटा क्रोड उत्कृष्ट गैस का विन्यास। नियोन एक उत्कृष्ट गैस है बेटा। नियोन क्या है? नियोन एक उत्कृष्ट गैस है। उत्कृष्ट गैस का विन्यास है ये वाला 2s2 2p6। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं नियोन का। अब नियोन जो उत्कृष्ट गैस है उसका विन्यास है ये विन्यास क्या है बच्चों? पूर्ण भरा हुआ, पूर्ण भरा हुआ। और जो पूर्ण भरा हुआ विन्यास होता है ये बहुत ज्यादा क्या होता है बेटा? अत्यधिक स्थायी होता है। यदि ये विन्यास बहुत ज्यादा स्थायी है तो आप मुझे बताइए, क्या यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा या बड़ा मुश्किल होगा? चलो लाइव चैट में जाओ और मुझे कमेंट करके बताओ कि यहां से मैं इलेक्ट्रॉन इजीली निकाल सकता हूं या फिर यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए। सोचो, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है या मुश्किल है? भैया यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है, आयनन ऊर्जा बहुत ज्यादा चाहिए, अत्यधिक आयनन ऊर्जा चाहिए। सही कथन है,
आयनन ऊर्जा अत्यधिक चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया इसकी हंसती खेलती जिंदगी है, तुम इसकी हंसती खेलती जिंदगी को बर्बाद करने की कोशिश करोगे तो ये क्या करेगा? विरोध करेगा। ये बोलेगा कि भैया मैं एक इलेक्ट्रॉन का त्याग क्यों करूं, मेरी जिंदगी में तो आराम है, मैं तो मजे कर रहा हूं अपनी जिंदगी में, तो भाई मैं आसानी से इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं हूं। तो भैया हम लोगों को बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, एनर्जी लगानी पड़ेगी, ऊर्जा लगानी पड़ेगी, यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा लगानी पड़ेगी। सही है। आयनन एंथैल्पी के मान में अत्यधिक तीव्र वृद्धि संयोजकता इलेक्ट्रॉन के विलोपन को व्यक्त करता है। बहुत बढ़िया। अब बेटा देखो, ये तीसरा स्टेटमेंट जो है इसको हम समझते हैं। जैसे कि मान लो बेटा मैं सोडियम की बात करता हूं। सोडियम का विन्यास क्या है? 2 8 1, ये विन्यास। जैसे आपने सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो अब विन्यास क्या हो जाएगा? 2 8 विन्यास हो जाएगा। और आपने इस सोडियम प्लस से एक और इलेक्ट्रॉन निकाला तो अब विन्यास क्या हो जाएगा? 2 7 हो जाएगा। मतलब कि इसके संयोजकता कोश में जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के बाद अगला जो इलेक्ट्रॉन निकालोगे वो अक्रिय गैस वाले विन्यास से निकालोगे। ये विन्यास कौन सा है बेटा? अक्रिय गैस का विन्यास है। और अक्रिय गैस का विन्यास बहुत ज्यादा क्या होता है? स्थायी होता है। यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, बहुत कम ऊर्जा चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे इसको स्थायी विन्यास मिल जाएगा। तो ये भाई साहब सोचेंगे कि भैया मैं जल्दी से अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूं और अपनी दुनिया में स्थायी हो जाता हूं। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही आसान प्रक्रम है, आसानी से एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, जल्दी से इसमें बदल जाएगा। लेकिन जैसे ये अगला इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो बहुत ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, क्योंकि अक्रिय गैस का विन्यास है, बहुत ज्यादा स्थायी विन्यास है, आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागेगा नहीं। और अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हो तो आपको बहुत ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। मतलब कि इसके संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो किस तरीके से मालूम चलेंगे? जिस भी आयनन ऊर्जा का मान एकदम से ज्यादा होगा ना, समझ जाना कि वही उसके संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या है। जैसे मान लो पहली आयनन ऊर्जा के बाद में दूसरी आयनन ऊर्जा का मान बहुत ज्यादा है ना, तो समझ जाना उसके संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है। दूसरी आयनन ऊर्जा के बाद तीसरी आयनन ऊर्जा का मान बहुत ज्यादा है तो उसके संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है। दूसरी आयनन ऊर्जा के बाद तीसरी आयनन ऊर्जा के बाद चौथी आयनन ऊर्जा का मान और ज्यादा है तो समझ जाना संयोजकता इलेक्ट्रॉन का मान 3 है। जिस आयनन ऊर्जा के बाद आने वाली अगली आयनन ऊर्जा का मान ज्यादा है, समझ जाना कि उतने ही संयोजकता इलेक्ट्रॉन है। मतलब कि जहां से आयनन ऊर्जा का मान बढ़ना चालू हो ना, तो उससे पहले जितनी आयनन ऊर्जाएं हैं वही उसके संयोजकता इलेक्ट्रॉन है। जैसे मान लो पहली आयनन ऊर्जा के बाद में जो दूसरी आयनन ऊर्जा है वो बहुत ज्यादा है। पहली आयनन ऊर्जा, उसके बाद में दूसरी आयनन ऊर्जा का मान बच्चों बहुत ज्यादा है। तो समझ जाना अगर दूसरी आयनन ऊर्जा का मान ज्यादा है ना, तो ये चेक कर लो कि कौन से आयनन ऊर्जा के बाद में आने वाली अगली आयनन ऊर्जा का मान ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अगर पहली आयनन ऊर्जा के बाद आने वाली अगली आयनन ऊर्जा बहुत ज्यादा है, मतलब कि संयोजकता इलेक्ट्रॉन 1 होगा। तो आयनन ऊर्जा के मान से आप संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल सकते हो। यदि मान लो 2 आयनन ऊर्जाओं के बाद में तीसरी आयनन ऊर्जा बहुत ज्यादा है तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएंगे। मान लो 3 आयनन ऊर्जाओं के बाद चौथी आयनन ऊर्जा बहुत ज्यादा है, पहली से दूसरी ज्यादा, दूसरी से तीसरी ज्यादा, लेकिन तीसरे से चौथी के बीच में बहुत ज्यादा गैप है, तो समझ जाना संयोजकता इलेक्ट्रॉन 3 है। जितनी आयनन ऊर्जाओं के बाद आने वाली अगली आयनन ऊर्जा ज्यादा होगी तो समझ जाना जो एकदम से जहां गैप आता है ना, मान लो तीसरी के बाद चौथी में गैप ज्यादा है ना, तो समझ जाना तीसरी संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 है। पहली के बाद में दूसरे में गैप बहुत ज्यादा है तो समझ जाना संयोजकता इलेक्ट्रॉन 1 है। जितने इलेक्ट्रॉन के बाद गैप ज्यादा है समझ जाना वही है संयोजकता इलेक्ट्रॉन। अगर एक आयनन ऊर्जा के बाद गैप ज्यादा है तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन 1 है। 2 आयनन ऊर्जा के बाद गैप ज्यादा है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन 2 है।
3 आयनन ऊर्जा के बाद गैप ज्यादा है तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन 3 है। मतलब कि आयनन एंथैल्पी के मान से इसमें जो तीव्र वृद्धि होती है उससे हम संयोजकता इलेक्ट्रॉनों के बारे में जानकारी बता सकते हैं। कम n मान वाले कक्षकों से अधिक n मान वाले कक्षकों की तुलना में इलेक्ट्रॉनों को आसानी से निकाला जा सकता है। बिल्कुल गलत बात है बेटा। जैसे कि सोडियम के लिए n का मान क्या होता है 3s1। यहाँ पे n का मान कितना सोडियम के लिए 3। सोडियम के लिए n का मान कितना है 3। पोटेशियम के लिए n का मान कितना है 4। सोडियम के लिए n का मान 3, पोटेशियम के लिए n का मान 4, रुबिडियम के लिए n का मान कितना है 5। n का मान जितना ज्यादा होगा आयनन ऊर्जा का मान उतना ही कम होगा। तो कम n के मान वाले कक्षकों से अधिक n के मान वाले कक्षकों की तुलना में इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है। गलत है, ये गलत है बेटा, बिल्कुल गलत है। n का मान जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन को उतना आसानी से निकाल सकते हो। अगर n का मान कम है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान नहीं होगा, मुश्किल होगा। आपको ये बात मैंने बता रखी है। वर्ग में जैसे जैसे नीचे जाओगे आयनन ऊर्जा का मान घटता है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा का मान घटता है। मतलब कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाओगे आयनन ऊर्जा का मान घटेगा। ज्यादा n का मान है तो आयनन ऊर्जा कम हो जाएगी और कम n का मान है तो आयनन ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो अगर n का मान कम है तो आयनन ऊर्जा बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा नहीं। मतलब कि ये गलत है बेटा, समझ में आया। ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसको पढ़ो बेटा, करो इसको। चलिए ये क्वेश्चन कर लिया होगा। नाइट्रोजन का विन्यास है 2p3। ऑक्सीजन का विन्यास है 2p4। 2p3 स्थायी विन्यास है और 2p4 कम स्थायी विन्यास। ये ज्यादा स्थायी है, कम स्थायी। आपको मैंने ये बात बता रखी है कि जो स्थायी विन्यास होता है उसकी आयनन ऊर्जा ज्यादा होती है। जिसका विन्यास स्थायी होगा, क्यों? क्योंकि ये अर्धपूर्ण भरा हुआ है। अर्धपूर्ण भरा हुआ विन्यास जो होगा, अर्धपूर्ण भरा हुआ विन्यास जो होगा वो स्थायी होगा, उसकी आयनन ऊर्जा ज्यादा होगी। नाइट्रोजन की आयनन ऊर्जा ऑक्सीजन से ज्यादा है। नाइट्रोजन की आयनन ऊर्जा ज्यादा होगी, ऑक्सीजन की आयनन ऊर्जा कम होगी। बिल्कुल ए आंसर सही होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ो बेटा, देखो। चलिए सोडियम, अगर मैं बात करूं तीसरे आवर्त की तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। मैंने आपको ये बात बता रखी है कि एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है। ये बात आपको पता है ना। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है। ये मैंने आपको बता रखा है। मतलब कि हमें ऐसा लगता है, हमें उम्मीद है कि सोडियम से मैग्नीशियम की ज्यादा होगी, मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम की ज्यादा होगी और एल्यूमिनियम से सिलिकॉन की और ज्यादा होगी। ये हमारी उम्मीद है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं होता। वास्तविकता में क्या होता है, ये उम्मीद जो है ये हमारी गलत है। वास्तविकता में क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं। सोडियम से मैग्नीशियम की ज्यादा तो होती है, लेकिन मैग्नीशियम की एल्यूमिनियम से भी
ज्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम का विन्यास क्या होता है? 3s2। ये स्थायी विन्यास है, पूर्ण भरा हुआ विन्यास है, ये स्थायी पूर्ण भरा हुआ विन्यास है। इसीलिए ये जो स्थायी पूर्ण भरा हुआ विन्यास है, इसकी आयनन ऊर्जा एल्यूमिनियम से कम होने की जगह इसकी ज्यादा हो जाएगी। स्थायी विन्यास, इसका विन्यास स्थायी नहीं। अब आप मुझे बोलोगे सर तो इसकी आयनन ऊर्जा इससे भी तो ज्यादा होनी चाहिए, इसकी ज्यादा क्यों है? इसकी तुलना में भी तो ये ज्यादा होना चाहिए। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है। हमेशा ध्यान रखना, किसी भी तत्व का विन्यास स्थायी होने पर उसकी आयनन ऊर्जा उससे ठीक आगे वाले तत्व की तुलना में ही आपको ज्यादा करनी है। ध्यान रखना, किसी भी तत्व का स्थायी विन्यास होने पर उसकी आयनन ऊर्जा जो है वो उससे आगे वाले तत्व की आयनन ऊर्जा से ही ज्यादा बतानी, सबसे ज्यादा नहीं बतानी, केवल ठीक आगे आने वाले तत्व से ही उसकी आयनन ऊर्जा ज्यादा बतानी। तो मैग्नीशियम की आयनन ऊर्जा एल्यूमिनियम से कम होनी चाहिए थी, लेकिन ज्यादा हो जाती। क्यों? क्योंकि इसका विन्यास क्या है? स्थायी। बात समझ में आई? तो इसका विन्यास स्थायी है, इसीलिए इसकी आयनन ऊर्जा क्या है बच्चों? एल्यूमिनियम से ज्यादा है। सर तो ये सिलिकॉन से भी ज्यादा होनी चाहिए ना भैया, ऐसा ना हो पाएगा। ये वाला ठीक इससे आगे वाला जो तत्व है उससे ही ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा नहीं होता, ये ध्यान रखना बेटा। चलो अब आते हैं क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या होगा देख लो, सोडियम से मैग्नीशियम, बस तो ये आंसर ये आ जाएगा, बस तो ये आंसर आ जाएगा इसका। चलो क्वेश्चन नंबर 4, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसको एक बार देखो, चलिए क्वेश्चन क्या है मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रथम आयनन ऊर्जा IE1 का मतलब है प्रथम आयनन ऊर्जा, और IE2 का मतलब है द्वितीय आयनन ऊर्जा। प्रश्न में बोला गया है कि आयनन ऊर्जा का कौन सा मान ऐसा है जो कि क्षारीय धातुओं के लिए सही बैठता है, सही फिट बैठता है। आयनन ऊर्जाओं की ये जो 4 ऑप्शन है, आयनन ऊर्जा के मान की ये जो 4 ऑप्शन है, उनमें से कौन सा ऑप्शन क्षारीय धातु के लिए बिल्कुल सही साबित होता है? तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था, क्षारीय धातु जो होती है उनकी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। क्षारीय धातुओं की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। क्षारीय धातुओं की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि जैसे ही ये 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागेंगी तो फिर अगला इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मतलब कि क्षारीय धातुओं का जो विन्यास है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन के बाद जो अगला इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा उसमें ऊर्जा का मान बहुत ज्यादा होगा। क्योंकि भैया जैसे समझ लो सोडियम, अब सोडियम का विन्यास क्या है? 2 8 1, ये बता था। जैसे ही सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो ये किस में बदल जाएगा? सोडियम प्लस में बदल जाएगा, मतलब किसका विन्यास हो जाएगा? 2 8। अब यहां से सोडियम द्वारा इलेक्ट्रॉन आसानी से त्यागा नहीं जाएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन त्यागना इतना आसान नहीं होगा। ये जो पहली आयनन ऊर्जा है ना, इसका मान तो बहुत कम होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन त्यागोगे तो आपको स्थायी विन्यास मिल जाएगा, बहुत कम मान होगा। लेकिन ये जो दूसरा वाला आयनन ऊर्जा है ना बेटा, दूसरे वाली आयनन ऊर्जा का मान बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि स्थायी अक्रिय गैस विन्यास से प्राप्त होता है। तो भैया ये वाला बहुत कम, ये वाला एकदम से ज्यादा, इन दोनों में अंतर बहुत ज्यादा होगा। इसकी तुलना में ये वाला मान बहुत ज्यादा होगा, अंतर ज्यादा। 500 1000 ठीक है, 600 2000 ठीक है, अंतर है। 550 और 7050, देखो यहाँ पे अंतर बहुत ज्यादा है। 500 के बाद में सीधा 7000 के आसपास अंतर आ रहा है। 700 और 1400 अंतर ज्यादा नहीं है, यहाँ पे भी अंतर ज्यादा नहीं है, यहाँ पे भी अंतर ज्यादा नहीं, लेकिन ये वाला अंतर बहुत ज्यादा है। पहली आयनन ऊर्जा बहुत कम
और दूसरी वाली आयनन ऊर्जा जो है वो बहुत ज्यादा, मतलब कि सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सी। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसको देखो, वाल्कोर वाली का हो, देखो इसको। चलिए पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन में बोला गया कि पोटेशियम और कैल्शियम की प्रथम आयनन ऊर्जा और द्वितीय आयनन ऊर्जा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। चलो पोटेशियम की बात करो तो प्रथम आयनन ऊर्जा जो है उससे क्या बनता है? पोटेशियम प्लस। और द्वितीय आयनन ऊर्जा देने से क्या बनता है? पोटेशियम प्लस 2। इसका विन्यास क्या है? 2 8 8 1 2 8 8, ये हो जाएगा 2 8 7। बहुत बढ़िया। चलो कैल्शियम की अगर मैं बात करूं तो कैल्शियम के पास 2 8 8 2। इसकी प्रथम आयनन ऊर्जा से बनने वाला क्या है? कैल्शियम प्लस 2 8 8 1। इसकी द्वितीय आयनन ऊर्जा से बनने वाला क्या है? कैल्शियम प्लस 2। विन्यास क्या हो रहा है? 2 8 8। क्लियर? चलो अब हमें प्रश्न में क्या पूछा गया? इनकी प्रथम और द्वितीय आयनन एंथैल्पियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, कौन सा संबंध सही है? चलो कैल्शियम की प्रथम आयनन ऊर्जा और पोटेशियम की द्वितीय आयनन ऊर्जा, कैल्शियम की प्रथम आयनन ऊर्जा का मान ज्यादा है और पोटेशियम की द्वितीय आयनन ऊर्जा का मान कम है। चलो कैल्शियम की प्रथम आयनन ऊर्जा ये रही, कैल्शियम की प्रथम आयनन ऊर्जा का मान ज्यादा है और पोटेशियम की द्वितीय आयनन ऊर्जा का मान कम है। भैया गलत है, सरासर गलत है। क्यों? क्योंकि पोटेशियम की द्वितीय आयनन ऊर्जा किस विन्यास से प्राप्त होती है? स्थायी विन्यास से। ये विन्यास क्या बच्चों? स्थायी विन्यास। देखो इसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कक्षा पूरा भरा हुआ है। इसका बाहरी कक्षा जो है वो पूरी तरह से भरा हुआ है। इस बाहरी कक्षा से यदि इलेक्ट्रॉन निकालोगे आसानी से नहीं निकलेगा। मतलब कि इस आयनन ऊर्जा का मान बहुत ज्यादा होगा। मतलब कि पोटेशियम की जो दूसरी आयनन ऊर्जा है उसका मान ज्यादा हो जाएगा कैल्शियम की पहली आयनन ऊर्जा से। ये सही है बेटा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत है, सरासर नाइंसाफी है। तो ये ए वाला गलत है। तो ए वाले का आंसर वो नहीं, ए ये होना चाहिए। चलो बी की हम बात करते हैं। बी क्या दे रखा है? पोटेशियम की पहली आयनन ऊर्जा और कैल्शियम की पहली आयनन ऊर्जा। पोटेशियम की पहली आयनन ऊर्जा ये, कैल्शियम की पहली। अरे भैया ये भी बहुत सिंपल है। देखो पोटेशियम की पहली आयनन ऊर्जा बहुत कम होगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेगा। तो भैया इसकी तो हो जाएगी बल्ले बल्ले। ये तो सोचेगा कि मैं जल्दी से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लूं और स्थायी विन्यास में बदल जाऊं। इसके लिए तो ये काम फायदे का सौदा हो जाएगा। मतलब कि थोड़ी सी ऊर्जा दोगे ना, ये तुरंत स्थायी विन्यास को प्राप्त कर लेगा। मतलब कि यहाँ पे जो आयनन ऊर्जा का मान है वो बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा। क्यों? क्योंकि भैया इसके लिए तो एक इलेक्ट्रॉन निकालना फायदे का सौदा है। इसका मतलब इसकी प्रथम आयनन ऊर्जा जो है उसका मान कम होगा। पोटेशियम की प्रथम आयनन ऊर्जा का मान कम होगा किसकी तुलना में? कैल्शियम की प्रथम आयनन ऊर्जा की तुलना में। क्यों? क्योंकि भैया पोटेशियम में तो एक इलेक्ट्रॉन निकालना मतलब कि फायदे का सौदा। जल्दी से इलेक्ट्रॉन निकाल, थोड़ी सी ऊर्जा दो, इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। तो ये ध्यान रखना है बच्चों। तो क्रम हमेशा आपका ये वाला आना चाहिए। तो ये वाला क्रम क्या है? ये भी गलत है, गलत है। ये होना चाहिए था, ये गलत है। चलो सी ऑप्शन की बात करें। द्वितीय आयनन ऊर्जा कैल्शियम की और पोटेशियम की द्वितीय आयनन ऊर्जा। चलो चलो पोटेशियम की सेकंड आयनन ऊर्जा। अरे पोटेशियम की सेकंड आयनन ऊर्जा देखो। पोटेशियम की द्वितीय आयनन ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को कहां से निकालेगी? देखो ये जो पोटेशियम की दूसरी आयनन ऊर्जा है वो इलेक्ट्रॉन को स्थायी विन्यास से निकालेगी। मतलब कि बहुत ज्यादा मान होना चाहिए। तो पोटेशियम की
द्वितीय आयनन ऊर्जा जो है इसका मान बहुत ज्यादा होना चाहिए। पोटेशियम की दूसरी आयनन ऊर्जा ये, इसका मान, चलो पोटेशियम की द्वितीय आयनन, अरे भैया ये स्थायी विन्यास है, स्थायी विन्यास से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो बहुत ज्यादा चाहिए। स्थायी विन्यास से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल है, मतलब कि इसका मान ज्यादा होना चाहिए और इसका मान कम होना चाहिए। मतलब कि ये देखो, हाँ ये रहा, ये आंसर है सी वाला, ये आंसर हो जाएगा। देखो ये और वो ऑप्शन मैच कर रहे, देखो मैच कर रहे ना, बस ये आंसर हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, इसको रीड करो बेटा, इसको रीड करो और इसका आंसर बताओ। चलिए मेरे ख्याल से क्वेश्चन पढ़ लिया आप लोगों ने। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है बेटा। पहले तो बताओ कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान घटता है या बढ़ता है? तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है या बढ़ती है? कौन बताएगा? इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है बाहरी कोश की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ये बता रखा है मैंने। बाहरी कोश की संख्या अगर बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन बंधुता घटेगी, मतलब कि ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घटना चाहिए। भाई यही होना चाहिए ना, ये मैंने आपको फॉर्मूला लिखवा रखा है। जैसे जैसे नीचे जाओगे बाहरी कोश की संख्या बढ़ेगी बढ़ेगी। इसका बाहरी कोश कौन सा है? दूसरा। आवर्त दूसरा है तो दूसरा ही कोश होगा। इसका बाहरी कोश कौन सा है? तीसरा। आवर्त तीसरा है तो तीसरा ही होगा। इसका बाहरी कोश कौन सा है? चौथा। आवर्त चौथा है तो चौथा ही होगा। इसका बाहरी कोश कौन सा है? पांचवा। आवर्त पांचवा है तो पांचवा ही होगा। ऊपर से नीचे जाने पर आवर्त की संख्या बढ़ती है, बाहरी कोश की संख्या बढ़ती है। बाहरी कोशों की संख्या बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन बंधुता घटेगी, मतलब कि फ्लोरीन से कम क्लोरीन, क्लोरीन से कम ब्रोमीन, ब्रोमीन से कम आयोडीन। ये होना चाहिए, ये हमें ऐसा लगता है, ये हमारी उम्मीद है। ठीक है, उम्मीद जो है आपकी वो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन ये क्या है? गलत। वास्तविकता में कुछ और होता है, और वास्तविकता में क्या होता है वो मैं आपको लिखवा चुका हूं। इलेक्ट्रॉन बंधुता में मैंने आपको एक अपवाद बताया था, द्वितीय आवर्त की तुलना में, याद करो याद करो याद करो, मैंने आपको एक अपवाद लिखवाया था। इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करें तो द्वितीय आवर्त की तुलना में तृतीय आवर्त की ज्यादा होती है। बता था ना, एक छोटा घर है, एक बड़ा घर है। बड़े घर में आप कितने भी व्यक्तियों को और जगह दे सकते हो, छोटे घर में आप बाहरी व्यक्ति को जगह दोगे तो अंदर वाले जो होंगे वो बाहर से आने वाले का क्या करेंगे? विरोध करेंगे। तो यहाँ पे ये क्रम ना हो करके ये वाला जो क्रम है वो बदल जाता है, ऐसा बताया था मैंने आपको। बाकी तो जैसा है वैसा ही रहेगा, केवल इन दोनों का ये जो क्रम है वो बदल जाएगा। और याद करो मैंने आपको बताया था कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता संपूर्ण आवर्त सारणी में सर्वाधिक होती है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा होती है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा है। तो ऊपर वाले क्रम में तो क्या दिखाई दे रहा है? फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है, लेकिन क्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है। तो ये देख लो, ये कहां दे रखा है बस। तो फ्लोरीन के, ये देखो ये ऑप्शन दे रखा है, बिल्कुल सही है, आंसर दे रखा है। चल क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, इसको पढ़ो बेटा। चलिए प्रश्न में हमको क्या दिया है? सबसे अधिक ऋणात्मक और सबसे कम ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी किसकी? सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको ये जो 4 तत्व दिए हैं ना, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन।
फ्लोरीन आवर्त सारणी में फ्लोरीन कहाँ था, यहाँ फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन, क्लोरीन के बगल में सल्फर, सल्फर के बगल में फास्फोरस। ये दे रखे। आपको ये बोला गया कि इन चारों में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी है। इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा है। अगर इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा है तो आप मुझे बताओ, जिसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन को जोड़ने पर सबसे ज्यादा ऊर्जा का निष्कासन करेगा। मैंने आपको ये बात लिखवा रखी है, जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन को जितना ज्यादा ग्रहण किया जाएगा ना, वो ऊष्मा का उतना ही ज्यादा निष्कासन करेगा। उसकी निकलने वाली जो ऊर्जा होगी वो ऋणात्मक में उतनी ही ज्यादा होगी। जितनी इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा, निकलने वाली ऊष्मा जो ऋणात्मक में जो ऊष्मा निकलती है ना, वो उतनी ही ज्यादा होगी। इसके लिए निकलने वाली ऊष्मा का ऋणात्मक मान जो वो ज्यादा, तो क्लोरीन की सबसे ज्यादा होगी। तो सबसे अधिक ऋणात्मक मान किसके लिए होगा, क्लोरीन के लिए। चलो, तो क्लोरीन के लिए सबसे ज्यादा। और सबसे कम किसके लिए होगा, चलो आओ देखते हैं। संपूर्ण आवर्त सारणी में हैलोजन जो होते हैं ये अपने अपने आवर्त में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता दिखाते हैं। हैलोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता अपने अपने आवर्तों में सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। और हैलोजन में भी क्लोरीन की सबसे ज्यादा। तो अब क्या बच गई, ये दोनों। इन दोनों में फास्फोरस की सबसे कम होती है। क्यों? क्योंकि फास्फोरस का विन्यास जो होता है वो 3s2 3p3 स्थायी विन्यास है। बताइए, फास्फोरस का विन्यास बहुत ही स्थायी होता है, अर्धपूर्ण भरा स्थायी विन्यास होता है फास्फोरस का। अगर इसका विन्यास स्थायी है तो ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से ग्रहण नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का विरोध करेगा। मतलब कि निकलने वाली ऊर्जा कम ऋणात्मक होगी। तो ये सबसे कम और ये सबसे ज्यादा, मतलब क्लोरीन सबसे ज्यादा और फास्फोरस सबसे कम हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों आपको सॉल्व करना है इसको। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन 8। इसको देखो बेटा, चलिए इसको हम करते हैं। तो ऑक्सीजन के परिवार में सबसे ऊपर ऑक्सीजन, फिर सल्फर, फिर सेलेनियम, ये आता है। सबसे ऊपर ऑक्सीजन, फिर सल्फर, सेलेनियम। हमने क्या पढ़ा है कि ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होगी वो बाहरी कोश की संख्या के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती। इलेक्ट्रॉन बंधुता बाहरी कोश की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती है। बाहरी कोश की संख्या बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन बंधुता घटेगी। मतलब कि आंसर आना क्या चाहिए था, उम्मीद है कि भैया ऑक्सीजन से कम सल्फर, सल्फर से कम सेलेनियम होनी चाहिए। लेकिन मैंने आपको अपवाद बता रखा है कि ऑक्सीजन और सल्फर की तुलना में ऑक्सीजन द्वितीय आवर्त का है और सल्फर तृतीय आवर्त का है, ये बता रखा है। तो एक बात ध्यान रखना, वास्तविकता कुछ ऐसी बेटा, वास्तविकता कुछ ऐसी है कि ऑक्सीजन की तुलना में सल्फर की क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ऑक्सीजन की तुलना में सल्फर की हो जाएगी ज्यादा। और यहाँ पे एक अपवाद और है और वो अपवाद है सेलेनियम। सेलेनियम की भी ऑक्सीजन से ज्यादा होती। तो बेटा ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये वाला क्रम गलत है और ये वाला क्रम सही है। सेलेनियम सल्फर सबसे ज्यादा, फिर सेलेनियम, फिर ऑक्सीजन। ये एक अपवाद है बेटा, इसको याद रखना है। अब आप बोलोगे सर इसका कारण क्या है, अपवाद के कोई कारण नहीं होते, बस इसको याद रखना है बेटा, याद रखना ये, ठीक है, इसको याद रखना है। चलो, तो सबसे ज्यादा सल्फर, फिर उससे कम सेलेनियम, ये आ गया आंसर, याद रखना बेटा इसको। चले क्वेश्चन 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 आ जाओ, इसको करो।
चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं बेटा, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, पहले हम ये देख लेते हैं कि इन चारों की आवर्त सारणी में स्थिति क्या हो सकती है, ठीक है। आवर्त सारणी की अगर मैं बात करूं तो इन चार, चलो इस विन्यास, ये कौन सा तत्व है पहले बताओ, ये फ्लोरीन है, चलो ये फ्लोरीन है। ये कौन सा तत्व है बच्चों, ये सोडियम है। ये कौन सा तत्व है बेटा, ये है आपका ऑक्सीजन, बहुत बढ़िया ऑक्सीजन। और ये कौन सा तत्व है बेटा, ये है आपका नियोन, बहुत ही बढ़िया। चलो तो ये फर्स्ट क्या है, नियोन, फर्स्ट वाला है नियोन। ये आवर्त सारणी में सबसे दाईं तरफ आता है। नियोन के पास में कौन आता है, फ्लोरीन आता है। फ्लोरीन कौन से नंबर पे है, चौथे नंबर पे, बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बगल में कौन आता है आवर्त सारणी में, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहां पे दे रखा है, दूसरा, और भी अच्छी बात है। और सोडियम कहां आता है, यहां से यहां होगा तो यहां पे आता है लिथियम, और लिथियम के नीचे आता है सोडियम, मतलब कि तीसरा वाला यहां पे आता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात है। अब हमें बोला है कि इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रवृत्ति का बढ़ने वाला क्रम कौन सा है, बहुत सही। इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रवृत्ति को हम क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रवृत्ति को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। मतलब कि प्रश्न में हमें जो क्रम पूछा गया है वो क्रम किसका पूछा है, इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम पूछा गया है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है, हैलोजन की। हैलोजन की सर्वाधिक होती है। इसका मतलब इन सब में से हैलोजन कौन है, ये 4 वाला, 4 की हो जाएगी सबसे ज्यादा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। चलो सबसे कम किसकी होती है, अक्रिय गैस। इनमें अक्रिय गैस की सबसे कम होती है, अक्रिय गैस की। क्यों, अरे भैया स्थायी विन्यास है, क्यों बेचारे को परेशान करते हो, स्थायी गैस विन्यास है, क्यों परेशान करते हो इसको, ये तो भैया स्थायी है, इसको परेशान क्यों करते हो, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करवा के क्या करोगे, अब इसका कीमा बनाओगे, ये तो पहले से स्थायी है। नियोन का विन्यास तो पहले से स्थायी है, तो ये स्थायी है तो ये ग्रहण क्यों करेगा, इसकी सबसे कम हो जाएगी। तो ये फर्स्ट वाला सबसे लास्ट में आएगा, ये नियोन जो है फर्स्ट वाले सबसे लास्ट में आएगा। अब क्या क्या बच गया, अब दूसरा बच गया और अब ये तीसरा बच गया। बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होता है, बढ़ता है। बाएं से दाएं जाने पर, बायां और ये है दायां, बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है। मतलब कि सोडियम से ऑक्सीजन की तरफ जाओगे बढ़ेगा, सोडियम की कम आ जाएगी, सोडियम क्या है 3, तो ये 3 वाले की कम आ जाएगी, और ये क्या है दूसरा, ऑक्सीजन दूसरा, दूसरे के साथ आ जाएगी। ये आ जाएगा बेटा आंसर। 1 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 4, 1 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद, ये आ गया आंसर। बहुत बढ़िया, सिंपल, इजी है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये क्वेश्चन देखो बेटा, चलिए मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपने देख लिया, और शायद ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले किया भी, लेकिन चलो फिर से रिपीट हो जाएगा, कोई दिक्कत। तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन है, बिल्कुल सही है। आधुनिक आवर्त सारणी का ये तो मेन स्टेटमेंट है बेटा, ये कथन तो आधुनिक आवर्त सारणी का है, बिल्कुल सही बात है। ये तो आधुनिक आवर्त सारणी का कथन है, बिल्कुल सही है, सही है भाई, ये तो सही है। चलो अधात्विक तत्वों की संख्या धात्विक तत्वों की अपेक्षा कम, बिल्कुल सही है भाई। धात्विक तत्व एस में भी होते हैं, डी में भी होते हैं, एफ में भी होते हैं। अधात्विक तत्व तो केवल और केवल पी में, अधात्विक तत्व केवल पी में, अधात्विक तत्व बहुत कम होते हैं बेटा, ये भी सही है, सही। हमें प्रश्न में बोला है कि कौन सा सही नहीं है, मतलब कौन सा गलत है। संक्रमण तत्वों के 3D कक्षक में इलेक्ट्रॉन 3p कक्षकों के पश्चात और 4s कक्षकों के पहले भरे जाते हैं। देखो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 3s में आते हैं, 3s के बाद 3p में आते हैं, 3p के बाद 4s में आते हैं, 4s के बाद 3d में आते हैं। मतलब कि ये वाला कथन क्या है, गलत।
ये गलत है, सी वाला गलत है। क्यों? क्योंकि सी वाले में क्या बोला है कि 3D कक्षक में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, 3D कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4s कक्षक से पहले भरे जाते हैं। गलत है, 4s में पहले आएंगे और फिर 3D में आएंगे, ये गलत है। आंसर तो आ गया सी। और लास्ट क्या है, आवर्त में तत्वों की प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान परमाणु क्रमांक के बढ़ने के साथ बढ़ता है। बिल्कुल सही है। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ऐसे आप जाते हो तो आवर्त में परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, वैसे वैसे आयनन ऊर्जा का मान बढ़ेगा। आप बाएं से दाएं जाते हो तो आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है? बढ़ता है। तो बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ता है और आयनन ऊर्जा का मान भी बेटा बढ़ता है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11, 10 हो गया। 11, परिरक्षण प्रभाव किसमें प्रेक्षित नहीं होता? बहुत बढ़िया। किसमें आप सिग्मा नहीं देख सकते? किसमें परिरक्षण प्रभाव प्रेक्षित नहीं होता? हीलियम आयन, लिथियम प्लस 2 आयन, बेरिलियम प्लस 3 आयन और इनमें से कोई नहीं। चलो हीलियम प्लस, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। भैया परिरक्षण प्रभाव कौन लगाएगा? नाभिक, इसके बाहर इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन पर परिरक्षण प्रभाव कौन लगाएगा? अंदर के इलेक्ट्रॉन। मतलब कि अंदर कोई इलेक्ट्रॉन होगा तभी तो वो प्रतिकर्षण लगाएगा। भाई अंदर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो प्रतिकर्षण क्या लगाएगा मेरे भाई? तो जब हीलियम के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा तो भाई इस पे कोई प्रतिकर्षण कैसे लगा सकता है? मतलब कि वहां पे कंडीशन क्या है? ये नाभिक और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन। अब आप मुझे बताओ कि इसको प्रतिकर्षित करने के लिए अंदर कोई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो मतलब सिग्मा क्या लगेगा? सिग्मा तो 0 लगेगा, प्रतिकर्षण है ही नहीं। यहाँ पे प्रतिकर्षण नहीं है, सिग्मा 0 है। यहाँ पे सिग्मा 0 1 ही इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे सिग्मा 0 1 ही इलेक्ट्रॉन। अगर अंदर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन पर दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण लगाता है। जब अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन ही नहीं होंगे तो प्रतिकर्षण कौन लगाएगा? मतलब कि सभी में प्रतिकर्षण प्रभाव क्या होगा? 0 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12। ये देखो बेटा, मजा आ रहा है ना क्वेश्चन करने में? क्वेश्चन करने में मजा आ रहा तो मुझे एक बार थम्स अप दिखा दो फटाफट, जल्दी से लाइव चैट के अंदर जाओ और मुझे थम्स अप दिखा दो कि आपको क्वेश्चन करना अच्छा लग रहा है। तो ऐसे सेशन हम बीच बीच में लाते रहेंगे जिससे कि आपको मजा आए। निम्न में से किसका जेड इफेक्टिव फ्लोरीन से ज्यादा होता है? फ्लोरीन से ज्यादा जेड इफेक्टिव किसका? क्या क्या लिखा देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, फिर F माइनस और यहां दे रखा है ऑक्सीजन। बेटा एक बात ध्यान रखना, बाएं से दाएं जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है, बाएं से दाएं जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है। इन दोनों में इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा, और ऊपर से नीचे आने पर जेड इफेक्टिव कम होता है। ऊपर से नीचे आने पर जेड इफेक्टिव कम होता है, डिक्रीज होता है। मतलब किसका जेड इफेक्टिव सबसे ज्यादा होगा? और ऋण आयन का तो जेड इफेक्टिव वैसे भी कम होता है, धनावेश का जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है, धनायन में जेड इफेक्टिव ज्यादा है। ध्यान रखना बेटा, जेड इफेक्टिव जो है वो ए माइनस जो इसका सबसे कम होता है। जिस भी परमाणु पर ऋणावेश है ना उसका जेड इफेक्टिव सबसे कम होता है, फिर उससे ज्यादा उदासीन परमाणु पर, और सबसे ज्यादा जेड इफेक्टिव बेटा धनावेश पर होता है। धनावेश जिस पर प्लस में आवेश है उसका जेड इफेक्टिव सबसे ज्यादा होता है, और ऋणावेश जिस पर है उसका जेड इफेक्टिव सबसे कम होता है। मतलब कि इन दोनों की तुलना में फ्लोरीन का जेड इफेक्टिव सबसे ज्यादा होगा। तो फ्लोरीन का जेड इफेक्टिव ऑक्सीजन से भी ज्यादा, क्लोरीन से भी ज्यादा और F माइनस से भी ज्यादा। कोई भी इन तीनों में से ऐसा नहीं है जिसका जेड इफेक्टिव फ्लोरीन से ज्यादा हो। इन सब में सबसे ज्यादा फ्लोरीन का ही होता है, मतलब कि इनमें से कोई नहीं। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये देखो, चलिए देख लिया होगा। क्वेश्चन में बोला गया है कि आयरन द्वारा उसकी तात्विक अवस्था, तात्विक अवस्था समझते हो ना? तत्व की अवस्था। भाई आयरन
तत्व अवस्था में भी होता है। तत्व का मतलब क्या होता है? तत्व का मतलब जिसमें सभी परमाणु समान प्रकार के होते हैं। यदि आयरन का तत्व बोला है तो उसमें सारे परमाणु आयरन के ही होंगे, उसमें क्रोमियम का परमाणु नहीं हो सकता। तो ऐसी प्रजाति क्या होती है बेटा? ऐसी प्रजाति तत्व होती है। तत्व का मतलब उसमें सारे परमाणु एक ही प्रकार के होंगे। अगर आयरन है तो आयरन ही होंगे, उसमें क्रोमियम या मैग्नीज नहीं हो सकता। तो बच्चा तात्विक अवस्था में मैं आपको बता चुका हूं, तात्विक अवस्था में कोई भी तत्व का परमाणु हो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था सदैव क्या होती है? शून्य। क्या होती है? शून्य। और आयरन के जो यौगिक होते हैं ना, आयरन के यौगिक जैसे होते हैं। यदि आयरन का तत्व बोला है तो उसमें सारे परमाणु आयरन के ही होंगे, उसमें क्रोमियम का परमाणु नहीं हो सकता। तो ऐसी प्रजाति क्या होती है बेटा? ऐसी प्रजाति तत्व होती है। तत्व का मतलब उसमें सारे परमाणु एक ही प्रकार के होंगे। अगर आयरन है तो आयरन ही होंगे, उसमें क्रोमियम या मैग्नीज नहीं हो सकता। तो बच्चा तात्विक अवस्था में मैं आपको बता चुका हूं, तात्विक अवस्था में कोई भी तत्व का परमाणु हो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था सदैव क्या होती है? शून्य। क्या होती है? शून्य। और आयरन के जो यौगिक होते हैं ना, आयरन के यौगिक जैसे कि FeCl2, FeCl3, इनमें आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी? +2 और +3 ये होती है। आयरन बच्चों सामान्यतः कभी भी +1 अवस्था में यौगिकों के अंदर नहीं पाया जाता। आयरन की +1 अवस्था यौगिकों में आपको सामान्यतः देखने को नहीं मिलती। तो ध्यान रखना, आयरन की +1 देखने को नहीं मिलती, तात्विक अवस्था में 0 देखने को मिलती है, यौगिक अवस्था में +2 और +3 देखने को मिलती है। ये ध्यान रखना आपको। चलिए क्वेश्चन 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14। फिर आज पूरी कमी पूरी मतलब आज जो कमी थी ना वो पूरी कर दो। हाँ बिल्कुल, आज हम बिल्कुल दबा के क्वेश्चन करेंगे आज हम, ठीक है? पूरा लेक्चर क्वेश्चन पे समर्पित। आवर्त जिसके तत्व अधिकतम अक्रिय युग्म प्रभाव दर्शाते हैं, वह आवर्त जिसके तत्व सबसे ज्यादा अक्रिय युग्म प्रभाव दर्शाते हैं। मैंने आपसे बात बोली थी कि पी ब्लॉक के जो तत्व हैं उनमें वर्ग 13, 14 और 15 के अंदर जो आवर्त संख्या, वर्ग 13, 14, 15 के अंदर जो आवर्त संख्या 4, 5 और 6 की बात करें तो जैसे से आप देखो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ। मैंने आपसे बात बोली थी कि चौथा, पांचवा और छठा आवर्त का जो तत्व है ये मुख्य रूप से अक्रिय युग्म प्रभाव दिखाता है। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था। और इनमें भी सबसे ज्यादा अक्रिय युग्म प्रभाव कहां दिखता है? जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाओगे अक्रिय युग्म प्रभाव बढ़ेगा, जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाओगे अक्रिय युग्म प्रभाव बढ़ेगा, जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाओगे अक्रिय युग्म प्रभाव बढ़ेगा। नीचे जाने पर 2 इलेक्ट्रॉन मतलब कि एस कक्षक के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो अक्रिय हो जाते हैं, अक्रिय युग्म प्रभाव। एस कक्षक के 2 इलेक्ट्रॉन अक्रिय हो जाते हैं। तो इस कक्षक में आपको यदि याद हो तो NS2 NP1, एस के 2 इलेक्ट्रॉन अक्रिय हो जाते हैं। यहाँ पे क्या आता है? NS2 NP2। सर मैं भूल चुका हूँ, पिछले जमाने की बातें हैं, तो काहे परेशान हो रहे हो? तो ये भैया 2 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? अक्रिय। ये 2 इलेक्ट्रॉन अक्रिय, ये 2 इलेक्ट्रॉन अक्रिय। मुझे याद बात नहीं रहता है सर, कि तो फालतू उम्मीदें मत लगाया करो आप, ठीक है? आप तो बस चुपचाप पढ़ा करके जाओ। तो नीचे वाले जो है छठे आवर्त के तत्व जो होते हैं इनमें अक्रिय युग्म प्रभाव सबसे ज्यादा होता है बेटा। ये हमने पूरा एक लेक्चर डिटेल में पढ़ा था। वो बात अलग है कि आप भूल जाते हो, वो अलग चीज है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। रिविजन करना पड़ता है डेली का डेली, ठीक है? ऐसे बातें करने से और है ना उससे कुछ नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 15। चलो अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आयनन एंथैल्पी का सही क्रम है? चलो मैं साइड में आ रहता हूं, आप इसको देख लो एक बार।
चलिए अब तक तो कर लिया होगा। मैंने आपसे ये बात बोली थी कि आयनन ऊर्जा, क्रमागत आयनन ऊर्जाओं के मान सदैव बढ़ते हैं। बेरिलियम से ज्यादा बेरिलियम प्लस, बेरिलियम प्लस से ज्यादा बेरिलियम प्लस 2, बेरिलियम प्लस 2 से ज्यादा बेरिलियम प्लस 3। जैसे जैसे प्लस आवेश का मान बढ़ेगा आयनन ऊर्जा बढ़ेगी। मतलब कि बेरिलियम से बेरिलियम प्लस की आयनन ऊर्जा निश्चित तौर पर ज्यादा होगी। सही बता रखा है ये मैंने आपको, भूल जाते हैं सर हम। अगर ये सही है तो ये क्या हो जाएगा? गलत। भाई वो वाला सही है तो ये गलत हो जाएगा, वो अगर सही है तो ये गलत। कार्बन और बेरिलियम, अरे भैया लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है। बढ़ता है ना, मतलब कि बेरिलियम की तुलना में कार्बन की आयनन ऊर्जा क्या होगी? ज्यादा होगी। तो आयनन ऊर्जा बेरिलियम की तुलना में कार्बन की ज्यादा है। बेरिलियम की तुलना में कार्बन की ज्यादा है। सही है, बिल्कुल सही है। और बोरोन और बेरिलियम में किसकी ज्यादा? देखो बोरोन का विन्यास क्या होता है? 2s2 2p1 होता है ना, और बेरिलियम का विन्यास क्या होता है? 2s2। मैंने आपसे ये बात बोल रखी है, ये बहुत ही स्थायी विन्यास है, और जिसका भी स्थायी विन्यास होता है पूर्ण भरा विन्यास है। पूर्ण भरा विन्यास, अगर विन्यास पूर्ण भरा हुआ है तो इसकी आयनन ऊर्जा उससे आगे वाले परमाणु से ज्यादा हो जाएगी, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होगी, केवल उससे आगे वाले से ज्यादा होगी। इतनी भी ज्यादा नहीं हो जाएगी कार्बन से आगे बढ़ जाए। तो बेरिलियम की ज्यादा होगी, बोरोन की ज्यादा नहीं होगी। तो ये गलत है बेटा, बेरिलियम की ज्यादा होती है, बोरोन की ज्यादा नहीं होती। सही कौन कौन से? पहला और तीसरा, ये दोनों सही है, मतलब कि सी, पहला और तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 16, बहुत बढ़िया। इसको देखो बेटा फटाफट। चलिए अब तक तो पढ़ लिया होगा। देखो ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये चार ही दिए ना भाई, ये चार तत्व ही दिए ना, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, चार दिए। इन चारों को इलेक्ट्रॉन लब्धि या इलेक्ट्रॉन बंधुता के आधार पर जमाना है। किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा और किसकी सबसे कम, उस आधार पर। देखो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है क्लोरीन की, सबसे ज्यादा। अच्छे से हमको रट गया, दिमाग में बैठ गया, क्लोरीन की पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा है, क्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है। अच्छा, और हैलोजन जो भी होते हैं, सभी हैलोजन की भी अपने अपने आवर्तों में सबसे ज्यादा है। देखो ऐसे ध्यान रखो, जो भी हैलोजन है इन हैलोजन की अपने अपने आवर्त में सबसे ज्यादा, पूरी आवर्त सारणी में हैलोजन की सबसे ज्यादा, और इन हैलोजन में भी क्लोरीन की सबसे ज्यादा। क्लोरीन के बाद किसकी आएगी? फ्लोरीन की। चलो ये हो गया। और भैया ऑक्सीजन सल्फर में कैसे निकालेंगे? ऑक्सीजन जो होता है वो द्वितीय आवर्त का है, और सल्फर जो होता है वो तृतीय आवर्त का है। मैंने आपको अपवाद लिखवाया था कि द्वितीय आवर्त की तुलना में तृतीय आवर्त की ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन बंधुता। एक बड़ा घर है, उस बड़े घर में अगर मान लो दो और व्यक्ति आकर के रहना चाहे तो आसानी से रह सकते हैं, और एक छोटा सा घर है, उसमें अगर कोई दो नए व्यक्ति आकर के रहेंगे तो भैया अंदर वाले लोग उसका विरोध करेंगे। तो छोटा घर है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवेश नहीं करता, सल्फर में आसानी से प्रवेश करता है, मतलब कि सल्फर की ज्यादा, ऑक्सीजन की कम। ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये रहा। देखो आंसर आ जाएगा बेटा बी, बी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन 17 आ जाइए। निकल, कॉपर, जिंक में से अधिकतम आकार वाले तत्व का परमाणु क्रमांक बताओ। इन तीनों में से जिसका भी आकार सबसे ज्यादा है उसका परमाणु क्रमांक बताना है। बताइए। बच्चों याद करो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, याद करो ये क्रम जो मैंने आपको बताया था अपवाद के अंदर। अपवाद याद है ना? अपवाद, परमाणु त्रिज्या के दो अपवाद थे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक।
मैंने आपको बेटा परमाणु त्रिज्या में दो अपवाद बताए थे, याद करो। मैंने आपको बोला था स्कैंडियम से क्रोमियम और मैग्नीज तक परमाणु त्रिज्या जो होती है वो घटती है। फिर मैंने आपको बोला था कि यहां से लेकर के यहां तक परमाणु त्रिज्या क्या रहती है, नियत रहती है, त्रिज्या नियत रहती है। और मैंने आपको बोला था कि फिर कॉपर से लेकर के जिंक तक यहां से वापस से त्रिज्या बढ़ती है। ये मैंने आपको बताया था। पहले त्रिज्या घटती है, फिर त्रिज्या नियत रहती है, फिर त्रिज्या बढ़ती है। मतलब कि निकल कॉपर जिंक में फिर से त्रिज्या बढ़ती है। मतलब कि निकल से ज्यादा कॉपर, कॉपर से ज्यादा जिंक, जिंक की सबसे ज्यादा होती है। मतलब कि जिंक की त्रिज्या सबसे ज्यादा। और जिंक का परमाणु क्रमांक कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? परमाणु क्रमांक इसका होता है 30। कितना होता है? 30 होता है परमाणु क्रमांक। इस तरीके से क्वेश्चन करना था। चलो क्वेश्चन 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18, इसको देखो बेटा। चलिए इसको कैसे करेंगे देखो। ये A2 का परमाणु, इनकी अंतर्नाभि की दूरी कितनी है? इनकी अंतर्नाभि की दूरी कितनी है? A2 में 10 एंगस्ट्रॉम, ये 10 एंगस्ट्रॉम। चलो 10 एंगस्ट्रॉम, बहुत अच्छी बात है। B2 में कितनी है? B2 में 6 एंगस्ट्रॉम। B2 जो है ये B2, ये B है, ये B है। B2 में कितनी है? B2 में कितनी है? 6 एंगस्ट्रॉम। बहुत अच्छी बात है। ये 10 एंगस्ट्रॉम, ये 6 एंगस्ट्रॉम। चलो यहां से मैं एक काम कर सकता हूं बेटा, अगर मैं इधर लिखूं इसकी दूरी का आधा, तो A की त्रिज्या कितनी आ जाएगी? इसकी दूरी का आधा D/2 करूंगा तो A की त्रिज्या आ जाएगी। 10/2 करूंगा तो कितना आ जाएगा? 5 एंगस्ट्रॉम। A की त्रिज्या आ गई। चलो अगला नेक्स्ट, इसकी बात करते हैं। B की त्रिज्या निकालनी तो हम क्या करेंगे? ये जो दूरी है, दूरी का हाफ कर लो। दूरी कितनी है? 6 का आधा कर लो, कितना आ जाएगा? 3 एंगस्ट्रॉम। कितना आ जाएगा? 3। B की त्रिज्या 3 एंगस्ट्रॉम, A की त्रिज्या 5 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब हमको क्या बोला है? A और B के मध्य विद्युत ऋणता का अंतर नगण्य है। तो आपको बोला है कि A और B परमाणु के बीच में अंतर्नाभि की दूरी। अब बोल रहा है कि A और B, ये B है और ये है। A और B के बीच में अंतर्नाभि की दूरी बता दो। तो देखो A की त्रिज्या कितनी है? A की त्रिज्या है कितनी? 5 एंगस्ट्रॉम। A की त्रिज्या है 5 एंगस्ट्रॉम। और B की त्रिज्या कितनी है? 3 एंगस्ट्रॉम। ये B की त्रिज्या जो है बेटा ये है आपकी, ये कितनी है? ये 3 एंगस्ट्रॉम है। तो 5 एंगस्ट्रॉम, ये 3 एंगस्ट्रॉम है। 5 और 3 कितना हो जाएगा? 5 + 3 8 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। तो RA + RB, ये आंसर कितना आ जाएगा? 8 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। तो भैया ये आंसर आ गया 8 एंगस्ट्रॉम। ऐसे करना है बेटा, क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। ये क्वेश्चन 19, 20 है, बस 2 क्वेश्चन और है आज के, लास्ट 2 क्वेश्चन। 19 करो। प्रश्न को ढंग से पढ़ो। देखो क्या लिखा है, बोरोन की तुलना में अधिक आयनन ऊर्जा किसकी है? देखो बोरोन से पहले आता है बेरिलियम, और बोरोन के बाद आता है कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद यहाँ नीचे फास्फोरस, यहाँ पे आता है ऑक्सीजन, सल्फर, यहाँ पे आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है, और बेरिलियम आ गया, नाइट्रोजन आ गया, फास्फोरस आ गया, गैलियम 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 गैलियम, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, ये गैलियम भी आ गया। चलो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सल्फर, सल्फर भी आ गया, और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम आपका आता है यहाँ पे। चलो बहुत बढ़िया, मतलब कि ये मान लो कि ये आ गया, इसकी हमको जरूरत, हम इसकी बात करें, ये मैग्नीशियम की तुलना करनी है, फास्फोरस से करनी है, सल्फर से करनी है और गैलियम से करनी है।
1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 इन 6 से तुलना करनी, ठीक है। बाकी सबको हटा दो, बाकी सबकी जरूरत नहीं है, इनको हटाओ, इनकी कोई जरूरत नहीं है, इनको हटाओ भैया, इनकी कोई जरूरत नहीं है। चलो अब हमें देखना है बेटा बोरोन की तुलना में किसकी आयनन ऊर्जा ज्यादा है और किसकी नहीं है, काउंट करना। चलो यहां ध्यान से देखो बेटा, बेरिलियम का विन्यास क्या है 2s2, पूर्ण भरा हुआ स्थायी विन्यास है, मतलब कि इसकी आयनन ऊर्जा ज्यादा। नाइट्रोजन 2s2 2p3, बिल्कुल सही। तो आप जैसे ही बाएं से दाएं जाते हो आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है भैया, एक तो स्थायी विन्यास भी, तो इसकी ज्यादा, मतलब कि बोरोन की तुलना में बेरिलियम की ज्यादा हो जाएगी और नाइट्रोजन की भी ज्यादा हो जाएगी। डाउन साइड जाओगे तो आयनन ऊर्जा के मान जनरली घटते हैं, नीचे आने पर आयनन ऊर्जा घटेगी, तो बोरोन की तुलना में कम होगी लेकिन ज्यादा नहीं होगी। मैग्नीशियम भी नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ जाने पर आयनन ऊर्जा घटती है, तो भैया नीचे की तरफ जाओगे तो आयनन ऊर्जा घटेगी, नीचे की तरफ जाओगे आयनन ऊर्जा घटेगी, ये सब नीचे की तरफ है, आयनन ऊर्जा घटती है, आयनन ऊर्जा कम होती है। तो ये सारे, ये भी नीचे है, नीचे, ये भी नीचे, ये भी नीचे, ये भी नीचे, नीचे वाले तत्वों की आयनन ऊर्जा कम होती है। मतलब कि बोरोन की तुलना में केवल 2 ही तत्व ऐसे हैं जिनकी आयनन ऊर्जा ज्यादा है, बेरिलियम की और नाइट्रोजन। तो बेरिलियम और नाइट्रोजन ये 2 ही ऐसे हैं जिनकी आयनन ऊर्जा ज्यादा है बोरोन की तुलना में। तो आंसर कितना आ जाएगा 2, और वो 2 कौन कौन से, बेरिलियम एंड नाइट्रोजन। क्लियर। चलो और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, इसके बाद क्लास फिनिश। अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ली हमने, मुझे नहीं लगता आपको किसी चीज की कोई कमी फील होगी इस चैप्टर के अंदर, क्वेश्चन प्रैक्टिस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 20, चलो इसको रीड करो बेटा। सही है, बाद में मत कहिए सही नहीं होगा तो ले जाओ और अभी पहुंचा 500, 1 घंटे में पहुंचा दी, 2 घंटे में पहुंचा दी। चलिए क्या लिखा है, प्रथम आयनन ऊर्जा, द्वितीय आयनन ऊर्जा, तृतीय आयनन ऊर्जा, इन तीनों के मान दे रखे। तो हमें बताना है कि ये तत्व कौन सी वर्ग संख्या का है। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी, आप बस ये देख लो कि किन आयनन ऊर्जाओं में अंतर बहुत ज्यादा है। यहां अगर गौर करो तो पहली आयनन ऊर्जा के बाद दूसरी आयनन ऊर्जा ज्यादा है, लेकिन दूसरी के बाद तीसरी आयनन ऊर्जा बहुत ज्यादा है, 18 और 500, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। 2 आयनन ऊर्जाओं के बाद तीसरी आयनन ऊर्जा बहुत ज्यादा है। इसका मतलब यहाँ पे संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने हुए, यहाँ पे संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई 2। जिस भी आयनन ऊर्जा के बाद अगली आयनन ऊर्जा ज्यादा है उतने ही हो जाएंगे संयोजकता इलेक्ट्रॉन। यदि 2 आयनन ऊर्जाओं के बाद आने वाली अगली आयनन ऊर्जा तीसरी आयनन ऊर्जा एकदम से ज्यादा है तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2, और वर्ग संख्या 1 के अंदर संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 और वर्ग संख्या 2 के अंदर संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं 2। संयोजकता इलेक्ट्रॉन 2 जो होंगे वर्ग संख्या 2 में होंगे, मतलब कि इस तत्व की वर्ग संख्या क्या होगी बेटा, इस तत्व की वर्ग संख्या हो जाएगी 2। आंसर आ जाएगा 2। मान लो बच्चों ऐसा होता कि पहली आयनन ऊर्जा 9.3 है, दूसरी आयनन ऊर्जा मान लो हाइपोथेटिकल काल्पनिक रूप से मान लो तीसरी आयनन ऊर्जा 30 होती और मान लो चौथी आयनन ऊर्जा मान लो 800 जूल, इतना अंतर होता, तीसरी और चौथी में अंतर ज्यादा होता तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते 3 हो जाते। दूसरी और तीसरी में अंतर ज्यादा है तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, पहली और दूसरी में ज्यादा तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन 1 हो जाएगा। तो जिस भी आयनन ऊर्जा के बाद अगली आयनन ऊर्जा ज्यादा है उतने ही हो जाएंगे संयोजकता इलेक्ट्रॉन। तो वर्ग संख्या आ जाएगी बेटा 2, जितने संयोजकता इलेक्ट्रॉन उतनी ही वर्ग संख्या। चलिए तो अब आते हैं क्विज के क्वेश्चन नंबर 1 पे। सामान्यतः प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्रहण लब्धि होती है, बताइए जनरली प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्रहण लब्धि क्या होती है, उष्माक्षेपी, उष्माशोषी, बोथ और कोई नहीं।
चलिए कर लिया होगा, छोटा ही क्वेश्चन है। अक्रिय गैस की इलेक्ट्रॉन ग्रहण लब्धि होती है, बताइए अक्रिय गैस की इलेक्ट्रॉन ग्रहण लब्धि क्या होती है? धनात्मक ऋणात्मक दोनों और कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन छोटे छोटे, टाइम लगना नहीं चाहिए। प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्रहण लब्धि क्या होती है? सामान्यतः पहली इलेक्ट्रॉन ग्रहण लब्धि क्या होती है बच्चों? ऋणात्मक। ऊष्मा निकलती, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम, ऊष्माक्षेपी। और अक्रिय गैस की इलेक्ट्रॉन ग्रहण लब्धि क्या होगी? अरे भैया अक्रिय गैस से, अक्रिय गैस वो है जो क्रिया नहीं करती, उनके विन्यास स्थायी होते हैं। काहे को भैया इलेक्ट्रॉन प्रवेश करवा करके उसकी ऐसी की तैसी कर रहे हो? तो भैया आसानी से इलेक्ट्रॉन प्रवेश नहीं करेगा, इसका मतलब आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी, धनात्मक हो जाएगा उसके लिए। आज हमने क्या किया बच्चों? जी तोड़ अभ्यास प्रश्न किए, प्रैक्टिस की। ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस किए बच्चों। 20 क्वेश्चंस हमने अभ्यास प्रश्न के तौर पे देखे। एक सेशन में और लेकर के आऊंगा जिसमें हम 15-20 क्वेश्चन और करेंगे, लास्ट में चैप्टर हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। पैनल पे आप होमवर्क देख सकते हैं। और एक लास्ट टॉपिक हमारा इस चैप्टर में और बचा हुआ है। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक विद्युत ऋण था, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश। चलिए तो बच्चों आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।